नमस्कार। आप देख रहे हैं पब्लिक इंडिया। आज बिहार की बात में फिर से एक बार हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट शिवपूजन झा जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका शिवपूजन जी। हमारा पहला सवाल यही है कि प्रधानमंत्री बिहार आते हैं और बिहार में बहुत सारी घोषणाएं करते हैं, घोषणा करके वो वापस लौट जाते हैं। चर्चा यहाँ तक हो रही है कि समूचे हिंदुस्तान में हर जगह वो जाते हैं और खास करके अपने प्रदेश में जाते हैं, वहां पे तमाम इंडस्ट्री की बात करते हैं। बिहार में आते हैं तो सिर्फ 4 किलो अनाज का वादा करके वो चले जाते हैं। तो इसको बिहार के पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं और थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि क्या बिहार में कोई इंडस्ट्री नहीं लग सकती, क्या बिहार में कोई रोजगार को सृजन करने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जा सकती। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग इस ओर नहीं जागरूक हैं, जो वहाँ के जो लोकल लीडर हैं उनको ऐसा नहीं लगता कि वहाँ पे इंडस्ट्री होनी चाहिए, या बिहार के लोगों को यही दंश झेलना पड़ेगा पिछले जो 30-40 वर्षों से झेल रहे हैं कि वहाँ पलायन लोग करेंगे और दूसरे स्टेट में जाएंगे और वहाँ पे नौकरी करेंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? बहुत जबरदस्त प्रश्न है आपका पंकज जी। बधाई आपको कि इस तरीके से गंभीर विषय पर आप चर्चा कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है, देखिए कि पहले 15 साल जो था लालू राज जिसको कहते हैं, और उसके बाद तकरीबन 20 साल का मौका मिला नीतीश कुमार को। 20 साल में 2 अचीवमेंट मैं मानता हूं नीतीश कुमार का जबरदस्त रहा। एक तो एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नीतीश कुमार ने खड़ा किया। दूर दराज के गांव में आपको सड़कों का जाल देखने को मिला और विद्युतीकरण और कुछ हद तक कानून व्यवस्था पर। लेकिन इसके अलावे 20 साल में नीतीश कुमार के अचीवमेंट के नाम पर मैं कुछ नहीं मानता कि हुआ। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक थर्ड फैक्टर के रूप में प्रशांत किशोर उभर करके आए हैं। और प्रशांत किशोर आखिर किस चीज की बात कर रहे हैं? वो सीधे बात कर रहे हैं, वो जो है चोट पहुंचा रहे हैं पलायन के मुद्दे पर। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आकर के यहाँ पर दे रहे हैं ट्रेनें, अच्छी ट्रेनें, और कह रहे हैं कि यहाँ के श्रमिकों के लिए गुजरात जाना होगा आसान। यानी कहीं ना कहीं वो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि क्या बिहार के लोग सिर्फ श्रमिक बनने के लिए हैं? तो हमने देखा कि ये तमाम प्रेशर जितना हर क्वार्टर से होना शुरू हुआ, उसके बाद पहली बार बिहार में कोई एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी के रूप में लेकर नीतीश सरकार पहुंची। आपने देखा होगा फ्रंट पेज एड हर जगह पड़ा था कि किस तरीके से जो है एक तरीके से टैक्स हॉलीडे या फिर फ्री उनको जमीनें दी जाएंगी अगर 100 करोड़ के आसपास का आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो पहली बार मैं देख पा रहा हूं कि एक इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन देखिए, जब भी इस तरीके की पहल आप करते हैं तो ये 1 या 2 दिन की पहल नहीं होती है, इसमें वक्त लगता है। अगर आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है तो शायद 10 साल के बाद इसका परिणाम आपको दिखेगा। आपको याद होगा पंकज जी, इसके पहले जब शाहनवाज हुसैन पहल कर रहे थे, बार बार वो देश विदेश का दौरा कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि इथेनॉल हब डेवलप हो जाए बिहार में। और इथेनॉल हब को लेकर के काफी बड़ी बहुत मेहनत उन्होंने की भी थी। यहाँ पर बहुत सारे मैंने देखा था कि उन्होंने कॉन्फ्रेंसेस कराए, उनकी मीट्स कराई। लेकिन इथेनॉल हब जो है वो अधर में लटक करके रह गया। पोटेंशियल तो बहुत जबरदस्त है। आपको पता है कि मक्का का उत्पादन कितना ज्यादा होता है या शुगर केन का उत्पादन कितना होता है। एक रिसर्च में पढ़ रहा था, जिस रिसर्च की अगर हम माने तो कहा यह जाता है कि खास करके चंपारण का जो बेल्ट है वहां पर शुगर केन का प्रोडक्शन इतना शानदार है कि आपको पटवन के लिए पानी का स्तर भी काफी अच्छा है। आपको पटवन के लिए 3 पटवन की आवश्यकता होती है पूरे शुगर केन प्रोडक्शन में। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो शुगर बॉल के रूप में डेवलप हो गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप देखते हैं कि तकरीबन 7 से 8 पटवन की आवश्यकता होती है। तो आपके पास सुविधाएं तो हैं, लेकिन आपने उसको कभी टैप नहीं किया। और यही कारण है कि वैसा आपको भद्दी तस्वीर आपको देखने को मिलती है, जहां 40-40 लाख लोगों को पैदल चला दिया जाता है और वो लॉकडाउन के दौरान पैदल ही बिहार का रुख करते हैं। अब देखिए, ऐसी स्थिति में ही प्रशांत किशोर लगातार उन माताओं के पास जा रहे हैं, उन अभिभावकों के पास जा रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार जब आपका बच्चा यहाँ पर आएगा तो हम रिस्पेक्टेबल एम्प्लॉयमेंट उनको देंगे, यानी कि छठ के बाद किसी को वापस जाना नहीं पड़ेगा। यानी नया नैरेटिव हम देख रहे हैं बिहार की राजनीति में, फॉर द फर्स्ट टाइम सेट हुआ। पिछले 35 साल से आखिर क्या नैरेटिव था? जात पात की नैरेटिव के ऊपर हमने कभी भी कोई नैरेटिव सेट यहाँ पर होते हुए नहीं देखा। रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, 50% से ऊपर का रिजर्वेशन कर देंगे, डोमिसाइल नीति लागू कर देंगे। अरे भैया, इन सबसे आगे बढ़ करके आप विकास की बात करो ना। वो विकास की बात करने वाला कोई नहीं था अब तक। लेकिन थैंकफुली पंकज जी, थोड़ा फक्र भी महसूस कर रहा हूं बिहारी होने के नाते कि कम से कम एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर के नीतीश सरकार आई तो जरूर।
बिल्कुल। एक बहुत बड़ा समिट अभी दिल्ली के अंदर हुआ था। मैं उसमें गया। तमाम स्टेट के मुख्यमंत्री और तमाम स्टेट के जो इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, सब लोग थे। बिहार कहीं ना कहीं नदारद था। हम लोगों को भी कई बार यह खलता है कि भाई बिहार में इंडस्ट्री नहीं है, बिहार का ग्रोथ उस तरीके से नहीं है, बिहार सबसे पिछड़ा स्टेट है, इसको लेकर के बात नहीं होती है। खैर, आपने पीके का जिक्र किया, पीके इस बात को उठा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मुद्दा ये बन नहीं पाता चुनाव में। एट द एंड ऑफ द डे यही होता है कि जात पात और तमाम चीजें आ जाती हैं आगे, और उसके बाद ये होने लगता है। और मैंने अभी पिछले दिनों देखा, जब वोटर अधिकार यात्रा खत्म हुई तो तथाकथित गाली कांड को लेकर के एक अलग तरीके का नैरेटिव चलने लगा और ये तमाम चीजें हुई। प्रधानमंत्री आए, प्रधानमंत्री ने ये कह दिया कि जहां देखिए वहीं विरोध करिए, और हमारी मां को गाली दिया। जबकि सच्चाई ये है कि जिस मंच को लेकर के ये बात कही जा रही थी कि वहां से गाली का संबोधन हुआ, वहां उस मंच पे न राहुल गांधी गए, न तेजस्वी यादव गए, न उस मंच से डायरेक्ट किसी बड़े नेता का कोई लेना देना था। कोई आया कार्यकर्ता और कोई बोल करके कुछ चला गया, और वो भी पता चला बाद में कि जेडीयू और भाजपा से कहीं ना कहीं उसका जुड़ाव था। मैं ये जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जब आकर के बिहार के अंदर ये भाषण देते हैं और ये कहते हैं कि नहीं, आप विरोध करिए इन सब चीजों पर, तो क्या आपको नहीं लगता कि वो प्रधानमंत्री को ये भाषा शोभा नहीं देती, और एक तरीके से वो अपने कार्यकर्ताओं को भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं कि तुम जाओ और भिड़ंत करो? और यही कारण था कि आपने देखा कि पिछले दिनों बिहार बंद का आह्वान किया गया भाजपा के द्वारा, और तमाम जगहों पे ऐसी खबरें आई कि कहीं किसी विद्यार्थी को नहीं जाने दिया जा रहा है एग्जाम देने के लिए, कहीं प्रेग्नेंट महिला को रोक दिया गया हॉस्पिटल जाने से, और ये तमाम चीजें हो रही हैं। खैर, बंद का कोई बहुत ज्यादा असर तो नहीं हुआ, लेकिन आपको क्या नहीं, ऐसा नहीं लगता कि प्रधानमंत्री जी का जो उद्बोधन होता है बिहार के अंदर, वो कहीं ना कहीं अलग होता है और बाकी प्रदेशों में अलग होता है? देखिए, एक चीज तो स्पष्ट है कि जो मंच बनाया गया था उस मंच से प्रधानमंत्री को गाली दी गई, ये बात तो स्पष्ट है। और वो मंच कैसे बना था, तो भाई राहुल गांधी की यात्रा के दौरान वहां पर वहीं के स्थानीय एक नेता के द्वारा मंच को बनाया गया था। अब देखिए, आखिर क्यों भाजपा इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहती है, क्योंकि प्रधानमंत्री की मां को लगाकर गाली दिया गया, एक इमोटिव कनेक्ट है। और उसी पर प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो सेंटिमेंट कार्ड खेलना, वो सेंटिमेंट कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। ये पहली बार तो नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री या भाजपा, इसके पहले चौकीदार, चोर है, मौत का सौदागर, सब पे हमने देखा कि पब्लिक सेंटिमेंट एक बिल्डअप होता है। प्रधानमंत्री बखूबी इस बात को समझते हैं कि ये जो बयान दिया गया और उसका कोनोटेशन अगर स्टैब्लिश करने में सफल होती है भाजपा कि ये बयान उसी मंच से दिया गया और उन्हीं के कार्यकर्ताओं द्वारा दिया गया, तो इसके दूरगामी परिणाम जरूर देखने को मिलेंगे। अब आप इसको कोरिलेट करने की कोशिश करें पंकज जी कि जितनी भी यहाँ पर स्वयंसेवी संस्थाएं हैं महिलाओं की, अब उनके लिए एकाएक हम देख रहे हैं कि घोषणाओं की झड़ी लगा दी है नीतीश कुमार ने। 10-10 हजार रुपए सबके खाते में। आज ही जो है तकरीबन मुझे लगता है 250 गाड़ियां वो रवाना की गई, एलईडी वैन्स। जो जीविका बहनें हैं उनको 10 हजार रुपए मुहैया कराए जा रहे हैं स्वरोजगार के लिए। जो एड्रेस हो रहा है इसी तबके की महिलाओं के लिए, आंगनबाड़ी सेविकाएं हों या फिर स्वरोजगार से जुड़ी हुई जो ये लोग हैं, ऐसे लोग जिनके खाते में 11-1100 रुपए पहुंचने शुरू हो गए, 10-10 हजार रुपए पहुंचने शुरू हो गए, और उनको पता है अगर सही तरीके से उन्होंने काम किया और एक सही रोड मैप उन्होंने दिखाया अपने बिजनेस प्लान का, तो 2 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जितनी भी योजनाएं महिलाओं के लिए खास करके हाल के दिनों में घोषित की गई हैं और उसी कार्यक्रम के दौरान ये इमोटिव कनेक्ट एस्टैब्लिश करने की कोशिश प्रधानमंत्री के द्वारा कि भाई मुझे मां लगा करके गाली दी गई, इन लोगों का हिसाब तो होना ही चाहिए। तो मुझे लगता है कि देखिए, इसको डैमेज तो जाहिर तौर पर इसका डैमेज कहीं ना कहीं फेस करना पड़ेगा। वाइड हो सकता था, लेकिन थोड़ा ये भी पड़ताल कर लें कि आखिर इसकी जरूरत आई क्यों। अब आप देखिए कि जो नैरेटिव है, अभी नैरेटिव का स्तर कितना गिर गया है। रे बे टाइप की बात होनी शुरू हो गई है। बार बार कहा जा रहा है कि जो गरिमामयी एक संबोधन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है राहुल गांधी के द्वारा, और तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं राहुल गांधी। तो ये मैनीफोल्ड मैग्नीफाई हो जाता है नीचे के स्तर पर आते आते।
जो नीचे लेवल पे कार्यकर्ता हैं वो मैनीफोल्ड इस चीज को मैग्नीफाई कर सकते हैं। और इसी का हमने देखा परिणाम वहां पर, जो जिस तरीके से एक मंच से प्रधानमंत्री को गालियां पड़ी गई। लेकिन देखिए ये क्या है कि क्योंकि सिर्फ एक इमोटिव कनेक्ट एस्टैब्लिश करने की बात होती है, तो भाजपा इस मौके को बिल्कुल नहीं गवाएगी और कोशिश करेगी कि इसको प्रॉपर तरीके से भुनाया जाए। अभी मैं 1-2 दिन पहले उपेंद्र कुशवाहा जी को सुन रहा था, उनका एक रैली में संबोधन हो रहा था और कहीं न कहीं वो इस बात को एडमिट कर रहे थे कि एसआईआर को लेकर के जो समय देना था इलेक्शन कमीशन को वो बहुत कम था। साथ ही साथ वो ये कह रहे थे कि बिहार में जितना पॉपुलेशन है उस हिसाब से बिहार को अभी तक न्याय नहीं मिला है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या कोई वो दिल्ली तक कोई मैसेज देना चाहते हैं उपेंद्र कुशवाहा? देखिए सीट बंटवारे का वक्त है। इसके पहले आपने सुना था कि चिराग पासवान किस तरीके की बयानबाजी कर रहे थे, अपनी सरकार के खिलाफ ही मुखर हो रहे थे। बीच बीच में आप जीतन राम मांझी के भी इस तरीके के बयानों को देखते हैं, लेकिन इसके बावजूद जीतन राम मांझी डैमेज कंट्रोल में आकर के फिर ये भी कहते नजर आते हैं कि सीट बंटवारा का कहीं कोई मसला, कोई पेच नहीं फंसा हुआ है एनडीए के अंदर। तो उपेंद्र कुशवाहा कोई पहली बार तो इस तरीके का बयान नहीं दे रहे हैं आउट ऑफ द वे जाकर के। जब केंद्र में मंत्री थे तो उसके बाद आपको पता है कि पंचमेवा लेकर के और दूध और खीर जोड़ करके वो अलग खिचड़ी पकाने में लग गए थे और उसका कैसे उनकी खाट खड़ी हो गई थी। अब अभी जो दौर है, अभी कयासों का बाजार बहुत गर्म है। जिस हिसाब से बड़े महत्वाकांक्षी योजनाओं की शुरुआत की घोषणा कर रहे हैं नीतीश कुमार, सबको लग रहा है कि बार्गेनिंग टेबल पर एक बार फिर से जदयू बड़े भाई की भूमिका में आ सकती है। ऐसे में जो दूसरे छोटे दल हैं एनडीए के अंदर, सबके तरफ से पोस्चरिंग होना अनिवार्य है। और उपेंद्र कुशवाहा के बयान को मैं एक पोस्चरिंग के अलावे कुछ और नहीं मानता हूं। अपनी सरकार पर उंगली दिखाना, अपनी सरकार को आईना दिखाना, सिर्फ इसलिए कि चंद सीटें उनको ज्यादा मिल जाए। एक अभी जीएसटी को लेकर के ये हुआ कि बीड़ी पे टैक्स कम कराया गया, जिसमें सम्राट चौधरी का नाम आया कि भाई उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर को बोल करके टैक्स कम करवाया, स्लैब कम करवाया और बाकायदा फाइनेंस मिनिस्टर ने उनको धन्यवाद भी दिया। अब इसका क्रिटिसिज्म हो रहा है एक तबके में कि भाई बिहार के लोग क्या वो बीड़ी बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं और ये ठीक है? इस पे बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये ठीक है, जबकि सिगरेट वगैरह ये सब जो ऐसी चीजें हैं उसमें तो टैक्स बहुत ज्यादा सरकार के द्वारा इम्पोज किया गया? बीड़ी पर मुझे लगता है जो राजनीतिक बीड़ी और बिहारी को लेकर के हुई, उसके ज्यादा दूरगामी परिणाम होंगे। अदरवाइज बीड़ी पर टैक्स कम कर दिया गया और उससे अगर भाजपा को लगता है कि जो गरीब तबके के लोग जो बीड़ी कंज्यूम करते हैं उनका बहुत ज्यादा वोट उनको मिल जाएगा, तो ऐसा होता नहीं है। एक चीज समझने की आवश्यकता है कि बिहार में वोटिंग पैटर्न जो है वो रिजिड कास्ट लाइंस पे ही होता है और इस बार में कोई खास तब्दीली नहीं देख रहा हूं। प्रशांत किशोर कोशिश कर रहे हैं एक तरफ से कि जो खास करके नया वर्ग है, जो कहते हैं पढ़ा लिखा वर्ग है, सोशल मीडिया से हुक्ड वर्ग है, क्योंकि युवाओं की पॉपुलेशन बताया जाता है कि 58% के आसपास युवा वोटर हैं बिहार में। तो ये युवा वोटर पर प्रशांत किशोर की कहीं ना कहीं नजर है। अगर कोई कास्ट बैरियर यहाँ पर तोड़ सकता है तो ये युवा वर्ग ही तोड़ सकता है, नहीं तो ओल्डर जनरेशन तो पूरी तरह से कहते हैं वाटर टाइट कंपार्टमेंट में खुद को बंद किए हुए है। उनके लिए यादव कैंडिडेट है तो यादव कैंडिडेट को यादव वोट मिलेगा ही मिलेगा। वहां पर मोर और लेस कंसोलिडेशन वाली बात ही मुझे दिख रही है। तो बीड़ी के मुद्दे पर बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन उस तबके का जो बीड़ी कंज्यूम कर रहा है वो होते मैं नहीं देख पा रहा हूँ। और बीड़ी यहाँ पर बहुत बड़ा उद्योग मुझे नहीं लगता है कि इस पैमाने पर है कि बहुत सारा रोजगार भी उससे मुहैया हो रहा है। लेकिन जाहिर तौर पर जैसे बीडी और बिहारी का एक कनेक्शन स्टैब्लिश करने की कोशिश हुई थी, शायद केरल कांग्रेस के द्वारा, उसका फिर ट्वीट को डिलीट किया गया था, वो मुद्दा यहाँ की राजनीति में बहुत गरमाया हुआ है, वो चर्चा का विषय बना हुआ है पंकज जी। अच्छा, आपने युवाओं को लेकर के बात किया। एक ये भी खबर आ रही है कि महिला और युवा एमवाई, जो एमवाई एक मुस्लिम यादव समीकरण है जिसको लेकर के ये लोग सब लोग जानते हैं कि महागठबंधन की तरफ ये एमवाई समीकरण हमेशा काम करता रहा है चुनाव में। एक चिराग पासवान के बारे में कहा जाता है कि एमवाई
का नया समीकरण वो डेवलप कर रहे हैं बिहार में, जिसमें महिला और युवा। तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ऐसा कर पाने में चिराग पासवान कुछ सफल होंगे, या फिर प्रशांत किशोर आ गए हैं, प्रशांत किशोर के साथ युवाओं की टोली चल रही है, तो युवा किधर शिफ्ट करेंगे? ये नीतीश जी के बारे में कहा जाता है कि महिलाओं का आधा से अधिक वोट उनके पास जाता है। वो इसलिए जाता है क्योंकि शराबबंदी उन्होंने लागू की, साथ ही साथ जीविका और तमाम ये वो उन्होंने शुरू करा, और इतने तरीके से वो महिलाओं के बीच में वो इंटैक्ट उन्होंने करा हुआ है कि वो वोट कहीं शिफ्ट होता ही नहीं है। इसको कैसे देखते हैं आप? महिलाओं का वोट जाहिर तौर पर मुझे नहीं लगता है कहीं और शिफ्ट करेगा जब तक नीतीश कुमार है, और खास करके तब जब अब महिलाओं के स्वरोजगार के लिए 10-10 हजार रुपए उनके खाते में पहुंचना शुरू हो चुका है और उनको आश्वासन दिया गया है कि आपके स्वरोजगार के लिए सरकार आप कटिबद्ध है, आपको 2 लाख रुपए तक देगी। जो बुजुर्ग हैं उनको हमने देखा कि उनको पेंशन 1100 रुपए वो भी शुरू हो गया। तो ये ऑल ऑफ ए सडन हम देखते हैं कि जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, पॉपुलिस्ट मेजर्स हैं, उसकी बाढ़ आ गई है बिहार में। लॉ एंड ऑर्डर की कुछ हद तक हम बात कर लें, जिस बाबत की महिलाओं का रुझान नीतीश कुमार की तरफ हुआ था, मोरलेस लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पहले से बेहतर बताई जाती है। बीच के हाल के दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिसको मैं मानता हूं कि कोई भी सभ्य समाज में मतलब टोटल आप क्राइम पे कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो महिलाओं के वोट को छिटकते मैं नहीं देख रहा। वो तब भी नहीं छिटका था जब आपका चिराग पासवान अकेले ही नीतीश कुमार के खिलाफ उन्होंने अपने तमाम कैंडिडेट्स को उतार दिए थे। परफॉर्मेंस जरूर बहुत हद तक जदयू का गिरा था पिछले विधानसभा चुनाव में, लेकिन इस बार आप गौर कीजिए कि एनडीए लगभग इंटैक्ट है। और इस इंटैक्ट हो जो है इस सिर्फ इंटैक्ट ही नहीं है, मोरलेस सेम पेज पे आपको दिख रही है एनडीए, बहुत ज्यादा विरोधाभास आपको नहीं दिख रहा है। और जितने वेलफेयर स्कीम्स की घोषणाएं नीतीश कुमार लगातार करते जा रहे हैं, ताबड़तोड़ करते जा रहे हैं, डोमिसाइल नीति लागू करना, 125 यूनिट बिजली फ्री कर देना, ये ठीक चुनाव के पहले सारा का सारा हो रहा है। तो विपक्ष के खेमे में थोड़ी सी घबराहट की स्थिति है। सबका ये मानना है कि ये तो अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करने में लग गए। देखिए, वोट का थोड़ा सा भी बिखराव जो हुआ था चिराग पासवान के अलग चुनाव लड़ जाने की वजह से, वो बिखराव इस बार होता हुआ नहीं दिख रहा है। प्रशांत किशोर एक फैक्टर है, लेकिन रिजिड कास्ट लाइंस पर जहां पर वोटिंग होती है वहां पर वो कितना अपने लिए स्पेस बना पाएंगे ये कहना मुश्किल है। ये भी कह पाना इस वक्त पर मुश्किल है कि प्रशांत किशोर अगर डेंट पहुंचाएंगे तो किसको पहुंचाएंगे, एनडीए को पहुंचाएंगे या फिर वो इंडिया अलायंस को पहुंचाएंगे। उपचुनाव के नतीजों का अगर आकलन हम करते हैं तो पता चलता है कि इंडिया अलायंस को जबरदस्त उन्होंने डैमेज पहुंचाया था 10% वोट शेयर क्लेम करके। अगर वैसी ही स्थिति इस बार भी उत्पन्न होती है तो मुझे लगता है कि एनडीए के लिए बहुत हद तक केक वॉक होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, A lot will depend on the selection of candidates. प्रशांत किशोर को कैंडिडेट्स की घोषणा बहुत पहले कर देनी थी, लेकिन सवाल ये उठता है कि किस चीज के लिए वो वेट एंड वॉच कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है, अब देखिए जो डिसग्रंटल्ड लॉट होंगे, जिनको टिकट्स डिनाई होगा एनडीए के खेमे में या महागठबंधन के खेमे में, ये जाहिर तौर पर रुख करेंगे जन स्वराज पार्टी का, और उनको अगर टिकट मिलता है तो वो 15,000 20,000 वोट लाने में स्वतः सक्षम होंगे। ये 15,000 20,000 का वोट जो है वो बड़ा क्रूशल हो जाएगा। कई मायने में पंकज जी आप देखेंगे कि ये चुनाव इतना महत्वपूर्ण है कि आपको विक्ट्री मार्जिन 150-200 के रेंज में आकर के सिमट करके रह जाएगा। हम पहली बार देख रहे हैं कि बिहार की राजनीति में एक ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट हो रहा है। अदरवाइज हमने हमेशा देखा है कि यहाँ पर जो है दो पार्टियों के बीच में ही कॉन्टेस्ट रहा है। इस बार मुझे महसूस हो रहा है कि ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है। चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जो दावा कर रहे हैं प्रशांत किशोर कि लैंडस्लाइड विक्ट्री उनको आएगी, और अगर 10-15 कैंडिडेट उनके जीत करके आते हैं तो अपने कैंडिडेट को स्वतंत्र कर देंगे, आपको जिस तरफ जाना है आप जा सकते हैं, और पार्टी विल स्टार्ट राइट फ्रॉम द स्क्रैच, यानी कि जीरो से फिर से शुरुआत करेंगे। ये कॉन्फिडेंस जो है प्रशांत किशोर का इस बात की तस्दीक कर रहा है, और मुझे भरोसा इस बात की दिला रहा है कि प्रशांत किशोर राजनीति 2025 की नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो पॉलिटिकल वैक्यूम बिहार में इमर्ज कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं 2030 को ध्यान में रख करके अभी से राजनीति करनी शुरू कर दी है उन्होंने। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि ये चुनावी वर्ष है, 1-2 महीने बाद चुनाव होने हैं, ताबड़तोड़ घोषणाएं नीतीश जी की के द्वारा की जा रही है जैसा आप बता रहे हैं, और आप ये भी कह रहे हैं कि
कहीं न कहीं एक बड़े वर्ग को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है और तमाम लोक लुभावनी घोषणाएँ जो हो रही है। मैंने कई ऐसे स्टेट में देखा है, आपने भी देखा है कि ऐसी घोषणाओं के बावजूद भी सरकार बचा पाने में कई स्टेट में जो पार्टियाँ वो नाकाम रही हैं। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि नहीं नीतीश कुमार, जबकि ऐसी एक धारणा बन गई है बिहार के अंदर भी और बिहार के बाहर भी कि नीतीश कुमार अब अपने ढलान पर हैं और जो भी हो लेकिन वो मुख्यमंत्री तो नहीं बनेंगे कम से कम, मतलब ये स्थिति उनकी अब नहीं रही है। तो इन घोषणाओं को लेकर के जो चर्चाएँ हो रही हैं कि हाँ सरकार एनडीए बना ले जाएगी, इसमें मुझे ये लग रहा है कि मैं जब घूम रहा था अभी, तो मैंने देखा कि वो सारी बातें ठीक है, लोग लाभ भी लेना चाहते हैं, लेकिन लोग बहुत होशियार हो गए हैं और बिहार की जनता तो वैसे ही पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है। तो हमें आपको कहीं ऐसा नहीं लगता है कि इन सब घोषणाओं का भी बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 1 आध महीने के बाद चुनाव होना है और ये तमाम घोषणाएँ जो तेजस्वी यादव बोलते रहे हैं कि हमारे मैनिफेस्टो में होगा, हम आएँगे तो ऐसा करेंगे, हम जब थे सरकार में तो हमने इतना रोज़गार दिया, हम ये चीज़ें करेंगे और तेजस्वी यादव ये कहते भी हैं कि भाई हमारी सारी चीज़ों को लेकर के नीतीश कुमार जी वो लगातार घोषणाएँ कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं इसका जनता के बीच में एक ऐसा नहीं होगा कि भाई आप 20 साल से सरकार में थे तब तो इन सब चीज़ों को आपने करा नहीं और अभी लास्ट मोमेंट पे आप ऐसा कर रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है चुनाव को देखते हुए कर रहे हैं और सरकार के पास माली हालत इतने खराब है कि वो 10,000 रुपए जो अभी घोषणा कर रहे हैं वो इस महीना तो दे दिया या इस वर्ष दे दिया, अब तो चुनाव के बाद देना है नहीं। तो वो चीज़ें चेंज हो जाएँगी, इस तरीके की भी बातें हो रही हैं। देखिए, एक पॉलिटिकल मैनिफेस्टो, विजन डॉक्यूमेंट दिखाना और घोषणा करके उसको इम्प्लीमेंट कर देना पंकज जी, दोनों में बहुत अंतर है। 125 यूनिट बिजली फ्री देंगे, बिजली फ्री मिलनी शुरू हो गई पिछले महीने से। 10,000 रुपए आज बहुत सारी महिलाओं को, मुझे लगता है कि लाखों महिलाओं के खाते में पहुंच चुका होगा। घोषणा की गई और इम्प्लीमेंट कर दिया गया। अब देखिए, जिसके भी अकाउंट में वो पैसा आ जाता है, 1100 रुपया कहा गया था कि पेंशन देंगे और वो लोगों के अकाउंट में आया, तो लोगों को एक भरोसा जगता है कि नीतीश ने कहा तो तुरंत इम्प्लीमेंट कर दिया। डोमिसाइल नीति की चर्चा कर रहे थे तेजस्वी यादव, इन्होंने लागू भी कर दिया डोमिसाइल नीति को। तो जहां इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है तो वहां पर इफ एंड बट की गुंजाइश थोड़ी सी कम हो जाती है। और मैं आपकी बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं कि ये तो हर चुनाव के वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टियां एक तरीके से सपना दिखाती हैं और उनके मैनिफेस्टो तो ऐसे होते हैं जैसे लगता है पता नहीं वो कहां से आखिर वो पूरा किया जाएगा। बहुत सारे राज्यों में हमने देखा कि पॉलिटिकल मैनिफेस्टो जो हुआ करता था, जो वो कभी इंप्लीमेंट हो ही नहीं पाया। लेकिन यहाँ पर स्थिति बिल्कुल अलग है पंकज जी। यहाँ पर देखिए कि वो घोषणा अगर कर रहे हैं तो उसको तुरंत इंप्लीमेंट कर दे रहे हैं। इंप्लीमेंटेशन की वजह से मैं कह रहा हूं कि इनका वोट कंसोलिडेट होना शुरू हुआ। एक विषय आपने और उठाया था कि लोगों को ये धारणा बनती चली जा रही है कि शायद नाउ नीतीश कुमार इज ओल्ड एंड टायर्ड एंड शुड बी रिटायर्ड। यही धारणा अमूमन चर्चा हो रही है। लेकिन जब आप दूर दराज के इलाकों में जाएंगे तो पाएंगे कि रूरल डिस्कोर्स का ये हिस्सा नहीं है। ये अर्बन, कहते हैं, एयर कंडीशन रूम में बैठ करके चर्चा का जरूर विषय होगा। नीतीश भले ही उनका संवाद लोगों से थोड़ा कम हो गया हो, पब्लिक स्पीच देते हुए नीतीश कुमार नजर नहीं आ रहे हैं, जनता दरबार करते हुए नीतीश कुमार भले ही नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो घोषणाएं कर रहे हैं और जिस हिसाब से जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी प्रोग्राम हैं, खुद जा करके उसको मॉनिटर कर रहे हैं चुनाव के पहले, तो ये एक मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर जा रहा है कि लेट द एक्शन स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। दूसरी बात अहम यह है कि नीतीश कुमार का जो वोटर है पंकज जी, वो हमेशा साइलेंट वोटर रहा है। वो जिस दिन वोट देकर के आएगा उस दिन तक आपको नहीं बताएगा कि उसका वोट किसको पड़ा। ये जो 12-13% या 14% के आसपास का वोट शेयर कहा जाता है कि नीतीश के पाले में है, इसको मैं टूटता हुआ नहीं देख पा रहा हूँ। टूट के आकर बिखर करके जाएगा कहाँ? वो बिल्कुल कहते हैं ना कि डायगोनली ऑपोजिट डायरेक्शन में तो नहीं ले लेगा। रहना तो एनडीए के खेमे में ही है उस पूरे वोट बैंक को। और बीजेपी भी कहीं से किसी भी एंगल से ये सेम्बलेंस नहीं देने की कोशिश कर रही है, ये मैसेज देने की कोशिश नहीं कर रही है, वो नीतीश कुमार को आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करेगी। बीजेपी के तमाम टॉप लीडरशिप है वो लगातार रिटरेट करते जा रहे हैं, बयान देते जा रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा।
लेकिन ये ऐसी स्थिति आप देखेंगे तो महागठबंधन के अंदर नहीं है। तेजस्वी यादव लगातार कवायद करते रहे कि किसी तरीके से राहुल गांधी उनके नाम की घोषणा कर दे, लेकिन कांग्रेस को वहां पर डर सता रहा है। कांग्रेस की इस पदयात्रा के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस को लग रहा है कि जो किसी जमाने में उनका कोर वोट बैंक होता था, यानी कि दलित, महादलित और ब्राह्मण, ये जो थोड़ा सा उसका रुझान कांग्रेस के प्रति आया है, वो जैसे ही तेजस्वी का नाम अनाउंस अगर कर दिया जाएगा तो शायद वो बैंक एक बार फिर से बिगड़ सकता है। तो कांग्रेस यहाँ पर फूक फूक करके कदम रख रही है। और एनडीए की अगर हम बात कर लें तो एनडीए ब्लॉक में मुझे लगता है कि नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। चीजें लगभग स्पष्ट हैं, सबको पता है। सीटों के बंटवारे को लेकर के भी मोटा मोटी स्थिति इनमें बहुत हद तक क्लियर हो चुकी है। बीजेपी इस चीज के लिए तैयार है कि एक सिंबॉलिक जेस्चर के रूप में चाहे जदयू को एक सीट ज्यादा भी देनी पड़े तो वो देने को तैयार है। तो मुझे लगता है मिला जुला करके एनडीए की स्थिति सिर्फ उटव्वल वाली नहीं होने वाली है सीट बंटवारे को लेकर के। नीतीश को लेकर के फटीग फैक्टर का जिक्र करते हैं, एंटी इनकम्बेंसी का जिक्र करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उसको ओवरराइड करने की कोशिश की गई है तमाम जो पॉपुलिस्ट मेजर्स हैं उसके माध्यम से। नहीं, एक जो महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है कि नीतीश कुमार की जो भी हेल्थ को लेकर के जो चर्चाएं हो रही हैं, खास करके जेडीयू में जो नीतीश के बाद जो उनके सक्सेसर होंगे उनको लेकर के बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। यहाँ तक उपेंद्र कुशवाहा ने कह दिया कि भाई उनके लड़के को आ जाना चाहिए, नहीं तो बड़ी दिक्कत होगी आने वाले टाइम में। और आप देखिए कि दो लोग हैं जो प्रमुख लोग हैं, एक ललन सिंह हो गए, एक संजय झा हो गए। अभी आपने देखा कि अरुण कुमार की ज्वाइनिंग नहीं हुई, जो जहानाबाद में एक चेहरे के तौर पे लोग चाहते थे कि मतलब वहां के लोग नेता जो लोग मध्यस्थता में थे वो चाहते थे। बाद में ये हुआ कि ललन सिंह ने रुकवा दिया, उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई। लेकिन बाद में ये पता चला कि नहीं, ललन सिंह ने नहीं रुकवाया, संजय झा ने रुकवाया कि भाई उनको पार्टी में लाना ठीक नहीं है। तो ये तमाम चीजें हो रही हैं। तो आपको नहीं लगता कि जेडीयू के अंदर जिस तरीके से नीरज कुमार का बयान आता है ललन सिंह के खिलाफ, या फिर अनंत सिंह को लेकर के नीरज जी कुछ बोल देते हैं कि उनको टिकट नहीं मिलेगा, तमाम चीजें अंदर हो रही हैं। एक फॉरवर्ड बैकवर्ड का अलग खेला चल रहा है पीछे से। तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं जेडीयू के अंदर बहुत अंतर कला है, तो एनडीए को नुकसान होगा उससे? देखिए, मुझे लगता है कि ये लोग इस चीज को पब्लिक डोमेन में आने नहीं देंगे। कम से कम चुनाव तक इस पर वो कोशिश करेंगे कि इस पर पर्दा डाल करके रखा जाए। लेकिन जैसे ही चुनाव के नतीजे सामने आएंगे तो मुझे लगता है कि अगर नीतीश कुमार अभी इस स्टेज पर अपना सक्सेसर डिक्लेयर नहीं करते हैं, निशांत के लिए तो मुझे लगता है काफी देर ऑलरेडी हो चुकी है। ही विल नो लॉन्गर टेक टू पॉलिटिक्स लाइक द डक टेक्स टू वाटर, क्योंकि वो ग्रूमिंग नहीं हुई है। वहीं पर हम कंपेयर करते हैं लालू के छोटे बेटे से, तो उनकी प्रॉपर ग्रूमिंग हो गई। 2014 से मैंने देखा है कि किस तरीके से रैलियां वो अकेले खुद ही कर रहे थे और लोगों के साथ कनेक्ट एस्टैब्लिश कर सकते थे। तो वहां पर उनकी प्रॉपर ग्रूमिंग हो गई, ट्रेनिंग उनका प्रोग्राम हो गया। चिराग पासवान की प्रॉपर ट्रेनिंग हो गई, उनकी ग्रूमिंग हो गई, निशांत की नहीं हो पाई है। तो निशांत को लेकर के जो बातें कही जा रही है कि उनको आ जाना चाहिए, अगर आ भी जाएंगे तो पैराशूट ड्रॉपिंग कही जाएगी। नीतीश कुमार खुद इसके बहुत खिलाफ हैं। लेकिन मूल प्रश्न पर मैं आता हूं कि जदयू का क्या होगा नीतीश कुमार के बाद। ये तो देखिए स्पष्ट है कि 25 के बाद नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, 25 से 30 फिर से नीतीश। इस पर एक बहुत बड़ा सवाल है, और कम से कम मैं आपको डंके की चोट पे कह सकता हूं कि नीतीश कुमार कम से कम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अगर बनते भी हैं तो मुझे लगता है कि शायद उनके लिए बहुत बड़ा सुसाइडल ये होगा। हाई टाइम एक रिस्पेक्टेबल हाई ग्राउंड प्ले करके उनको नीतीश कुमार को खुद से एग्जिट लेना चाहिए। हालांकि उनका कहना है कि 2020 के चुनाव के नतीजे के बाद भी उन्होंने कहा था कि बीजेपी की तरफ से ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो कुर्सी कुमार का जो तमगा है वो बार बार इनके साथ चिपकता ही रहता है। लेकिन आपकी बात से मैं पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूँ। जदयू में सिर्फ 2 खेमा नहीं है, बताया जाता है कि जदयू में 4 खेमा है। क्या एक खेमा राजद के साथ सटेगा, क्या एक खेमा इंडिपेंडेंट रहेगा, क्या एक खेमा भाजपा के साथ जाएगा? यही 3 पॉसिबिलिटीज हैं। और पार्टी कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि वो डाउनफॉल के स्टेज पर चली जाएगी। रीजनल पार्टीज में जब तक सक्सेसर कोई डिक्लेयर नहीं होता है, समाजवादी की पार्टी का सर्वाइवल की वजह आप जान रहे हैं कि भाई अखिलेश यादव पार्टी की कमान संभाल करके उसको आगे लेकर के जा रहे हैं। और इनका जो सपोर्ट बेस होता है, सपोर्ट बेस के लिए ये मायने नहीं रखता है कि मुलायम का बेटा ही क्यों बना। सपोर्ट बेस के लिए ये मायने रखता है कि मुलायम का बेटा को ही बनना चाहिए, लालू के बेटा को ही बनना चाहिए सक्सेसर।
वो फैमिली एलिजियंस की तरह की हो जाती है। तभी आप देखते हैं कि वो वोट बैंक कभी छिटकता नहीं है। एड ऑन भी नहीं हो सकता, लेकिन छिटकता नहीं है, आप लाख कोशिशें कर लें। तो जदयू मुझे लगता है कि डाउनफॉल के स्टेज पर है। नीतीश कुमार रिटायरमेंट लेते हैं नहीं लेते हैं अभी नहीं कह सकता, लेकिन मुझे मुख्यमंत्री बनते नहीं दिख रहे हैं। लेकिन इन सब प्रयासों के बावजूद एक चीज मैं कह पाऊंगा आपको इस स्टेज पे कि जितनी भी योजनाओं की घोषणा हो रही है पंकज जी, इसने एनडीए की स्थिति को बहुत मजबूत किया है विस अगेंस्ट द कॉम्पिटिटर्स। हम लोग इस पे और किसी दिन चर्चा करेंगे, जेडीयू के अंदर जो कुछ हो रहा है और उससे भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से उसको ड्राइव कर रही है पीछे से, उस पर हम चर्चा करेंगे। अभी चलते चलते एक आखिरी सवाल, तेजस्वी यादव यात्रा फिर से वो निकाल रहे हैं, क्या आप देख रहे हैं वोटर अधिकार यात्रा की अपार सफलता के बाद ये तेजस्वी यादव के दिमाग में आया कि भाई जो जिले छूट गए हैं उनको कवर करना जरूरी है, और लिहाजा वो उन्होंने तय करा कि भाई अब एक दूसरी यात्रा हम निकालेंगे? या आप इस तरीके से देख रहे हैं कि वो कांग्रेस की यात्रा हो गई तो तेजस्वी अपनी खुद की अलग से आरजेडी की यात्रा निकालना चाह रहे हैं? बिल्कुल यही बात है पंकज, यही बात है। हिट द बुल्स आई। देखिए स्थिति ऐसे समझिए, मुद्दा कौन सा उठाया राहुल गांधी ने, और जितने भी उन्होंने केस स्टडीज दिए सब किस तरीके से टाइम फिक्स हुए। ये मुद्दा एसआईआर का क्या एक ऐसा मुद्दा था, या वोट चोर गद्दी चोर एक ऐसा मुद्दा था जिसका भी कोई पीपल कनेक्ट हुआ? आप जो यात्रा को देखते हैं, कौन सी ऐसी जगह आपने देखी कि लोगों का एकदम ऐसा देखो एक इमोटिव कनेक्ट स्टैब्लिश हुआ? राहुल गांधी सड़क पर आएंगे, उनको देखने के लिए एक भीड़ उमड़ती है। बहुत न्यूट्रल असेसमेंट करके आपको मैं यहाँ पर देता हूँ। लेकिन ये जो वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दिया गया, एसआईआर का मुद्दा गया, और जिस तरीके से बड़े सख्त तेवर अपनाते हुए इलेक्शन कमीशन लगातार रिबटल करती रही, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहती रही कि एफिडेविट आप क्यों नहीं सबमिट कर रहे हैं, आप जो है आप जवाब दें लिखित रूप में, कोई जवाब नहीं मिला। या जो भी केस स्टडीज आपने प्रेजेंट किया, वो केस स्टडीज की कैसे हवा गुम हो गई। तेजस्वी यादव का याद होगा, ऑलरेडी का उनका तो नाम ही काट दिया गया, पता चला कि बाद में दो जगह नाम उनका जुड़ा हुआ है। तो ये कोई मुद्दा है नहीं, ऐसी कोई बहुत बड़ी लिस्ट है नहीं कि लोगों के नाम डेलिबरेटली काट दिए गए हैं। समस्या कहां पर हुई, क्यों इन पार्टियों को दिक्कत हुई? याद होगा एक दौर था जब लालू प्रसाद यादव कहा करते थे कि बैलेट बॉक्स से जिन्न निकलेगा, तो जिन्न निकलना बंद करने की कवायद है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। एक बड़ी अच्छी पहल हुई राहुल गांधी की तरफ से, इसी पहल मैंने देखी थी उत्तर प्रदेश में। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश वाली पहल ज्यादा बेहतर थी, खाट पे चर्चा। लेकिन देखिए क्या होता है कि अपनी ही पहल की, अपनी ही मुहिम की हवा वो खुद निकाल देते हैं। उन्होंने क्या किया, जिस मुद्दे को लेकर के तेजस्वी यादव आगे बढ़ रहे थे, उनको मुद्दा विहीन कर दिया, हाईजैक कर लिया उनके मुद्दे को। एसआईआर कहते रहे। आपने वैसी तस्वीरें भी देखी होंगी जहां पर मंच पर बैठे हुए तेजस्वी बार बार फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी के कान में कि आप जो है बताइए कि रोजगार का मुद्दा पर आप चर्चा कीजिए। तेजस्वी रोजगार, पलायन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, डोमिसाइल नीति, इन मुद्दों पर चर्चा करना चाहते थे। और देखिए अभी हाल के दिनों में कई सर्वे आए, उस सर्वे में क्या है कि लोगों का जो वोटिंग पैटर्न है सबसे ज्यादा किन चीजों से डिसाइड हो रहा है। वो मतलब जो रैंपेंट अनएम्प्लॉयमेंट है, वो सबसे बड़ा मुद्दा बिहार की राजनीति में फिलहाल है। बाकी पार्टियां उसी मुद्दे पर खेल रही हैं। राहुल गांधी एसआईआर का मुद्दा ला करके पूरे जो है महागठबंधन के ऊपर वो थोप देते हैं। उसी मुद्दे को पूरा वो उस पर कैनवासिंग शुरू हो जाती है, उनकी कैंपेनिंग शुरू हो जाती है। तो अब तेजस्वी यादव को कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी ने आकर के हाईजैक कर लिया था। वो ड्राइवर सीट में बैठने की कोशिश भी कर रहे थे तेजस्वी यादव, किसी तरीके से घोषणा नहीं हुई कि मुख्यमंत्री के कैंडिडेट वही होंगे। तो फिर से पहल वो कर रहे हैं कि जो खास करके जिले छूट गए थे उन जिलों में जाकर के ये रोजगार और बाकी जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पर आम जनता चर्चा कर रही है और उन पर एक नैरेटिव सेट किया जा सकता है, उन मुद्दों को उठाने की कोशिश करेंगे तेजस्वी यादव। मुझे लगता है कि कुछ हद तक ये डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज और कुछ हद तक ये पर्सनली खुद को फिर से रीअसर्ट करने की कवायद है तेजस्वी यादव की। चलिए, जब ये शुरू होगा तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे आगे। आपने समय निकाला, आपने बहुत महत्वपूर्ण समय दिया, बहुत विस्तार से हम लोगों ने चर्चा की, फिर हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। दर्शकों, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।